हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं आपको ध्रुव राय फैक्ट्स की चैनल की वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा। तो पिछली वीडियोस को आपने खूब प्यार दिया है, तो अब ये वाली वीडियो मैं शुरू करता हूं सेल डिवीजन के। आप इसे समरी की तरह ले सकते हैं और या तो इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आज की वीडियो में माइटोसिस शुरू करूँगा और अगली वीडियो में मियोसिस। तो पहले मैं माइटोसिस के बारे में पूरा बता देता हूँ आपको। माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस से पहले आपको मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी, तभी आप माइटोसिस को समझ पाओगे। जैसे कि सेल होता है, सेल तो आप सब जानते ही होंगे। सेल जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दोनों के अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट सेल होता है वो हमारे पास प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में डीएनए होता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रोकैरियोट में आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, बस ऑर्गेनल्स के नाम पे सिर्फ आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स के नाम पे आपको सारे ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे। तो राइबोसोम के वैसे इसलिए हमारे पास यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है? कंपार्टमेंटलाइजेशन वो चीज़ होती है जैसे कि आपके आसपास के सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, उसमें जो मेम्ब्रेन होती है, डीएनए जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है बाहर, जो न्यूक्लियस में होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो उसके अंदर भी लिक्विड बाहर भी लिक्विड, तो लिक्विड को लिक्विड से अलग रखने के लिए मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता है। तो सेल में भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसी होती है ताकि वो बाहर की लिक्विड को अंदर के लिक्विड से अलग कर सके, आप जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर एक अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी अंदर लिक्विड होता है मैट्रिक्स, और बाहर होता है लिक्विड। कौन सा लिक्विड होता है बाहर? एक और लिक्विड होता है, ताकि जो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म का लिक्विड, दोनों लिक्विड अलग रखने के लिए दो मेम्ब्रेन होती है, टू मेम्ब्रेन। और बीच की स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब मैं आपको सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, प्लास्टिड में भी सेम सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। दोनों में अपने अपने डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसलिए दोनों को सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। मतलब कुछ प्रोटीन वो खुद बनाएंगे, कुछ प्रोटीन के लिए वो बाहर डिपेंड रखेंगे साइटोप्लाज्म। अब प्रोटीन के बनने की बात कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे प्रोटीन बनती कैसे है? ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि पहले जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद वो ट्रांसलेशन की हेल्प से क्रोमोजोम्स, मतलब वो कन्वर्ट होते हैं, जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है वही चीज़ प्रोटीन्स में, और ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाती है। अब ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाने में यूज़फुल होती है। यूज़फुल मतलब बिना प्रोटीन के कुछ काम ही नहीं होता हमारे पूरी बॉडी में, सिस्टम में। पूरी पूरी प्रोटीन से सारा काम होता है, लेकिन इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे इस प्रोसेस के। तो अभी इसके लिए जो दूसरी वीडियो डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि माइटोसिस में हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बताते हैं माइटोसिस है क्या एक्चुअल में ये पार्ट है सेल साइकिल का। सेल साइकिल जो कि तीन पार्ट में होती है डिवाइड। सेल साइकिल में हम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले ग्रोथ आती है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डिवाइड होता है सेल। फाइनली जो सेल डिवाइड होता है, आप जैसे कि जानते हैं सेल डिवीजन में हमारे को दो पार्ट में हम इसे मेनली बांट सकते हैं सेल डिवीजन को। पहला इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज, जैसे कि मैं इस वीडियो का नाम है माइटोसिस। तो फिर इंटरफेज 95% डीएनए होता है। 95% मतलब हमारे जो इस सेल डिवीजन का हिस्सा है, सेल साइकिल का हिस्सा 95% इंटरफेस को जाता है, जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं फर्दर, G1, S और G2। अब मैं इससे पहले ये मतलब G1 S G2 से पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसमें पूरी साइकिल में तीन वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ करने वाला हूँ। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन जो कि फॉर्म है क्रोमैटिन की, ये तीन वर्ड्स। तो क्रोमैटिन में आपको बता देता हूँ कि क्रोमैटिन, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि 2.2 मीटर का डीएनए होता है, तो उसे हम रख नहीं सकते हैं डीएनए उसमें न्यूक्लियस में ऊपर, तो उसे हम कंडेंस करते हैं ताकि क्रोमैटिन बने, और वो क्रोमैटिन फर्दर जाके हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो स्प्लिट हो सके क्रोमोसोम और दो डॉटर सेल में जा सके। क्योंकि डॉटर सेल में इसलिए भेजना है ताकि सेल को डिवाइड करना है, और डिवीजन तो आज हम पढ़ रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो फिर हम वापस आते टॉपिक पे। G1 S और G2 फेज के बारे में मैं बता रहा था। ग्रोथ फेज, G1 फेज और ग्रोथ फेज है, S फेज है तुम्हारी रेप्लिकेशन फेज, और G2 फेज है तुम्हारी पास ग्रोथ फेज। तो G1 में होता है तुम्हारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे को एनर्जी चाहिए, याद रखना, हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी बनानी है, साथ में हमें प्रोटीन बनानी है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लगेगी, प्रोटीन होगी तो उससे एटीपी बनेगी, और साथ में हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हमारे को ज़रूरत है उसकी।
और साथ ही साथ हमारे गोल की बॉडी ईआर जो प्रोटीन बनाते हैं, एसईआर आरईआर वाला प्रोटीन बनाता है, एसईआर वाला नहीं बनाता है। तो आरईआर वो प्रोटीन बनाने की हमारे को ज़रूरत है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में। इसको हम फर्दर वीडियो में बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, लेकिन बता रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे वापस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इन तीनों में साइटोप्लाज्मिक, ये याद रखना, ये जो इंटरफेज है तीनों में, तीनों G1 S और G2, ये पूरे प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। और G1 S G2 फेज में हमारे पास न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और न्यूक्लियस घट रहा है, न्यूक्लियस कंटेंट यानी डीएनए, इसीलिए ऐसा होता है। अब एस फेज पे आता हूँ मैं। एस फेज में होता है डीएनए डबल हो जाता है। आपको पता है डीएनए डबल इसलिए होता है कि मतलब आप फर्दर उसे डिवाइड करेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो हमारी प्लॉइडी मेंटेन रहेगी उस चीज़ की। तो G1 और फिर एस में ये डीएनए डबल होता है, साथ में हिस्टोन डबल होते हैं। हिस्टोन्स के साथ में आपको सेंट्रॉइड डबल होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, फिर सेंट्रॉइड डबल होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन, क्या आप बता सकते हैं प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। क्यों, कब होती है? प्रायर टू फ्यूजन। डीएनए वहाँ पर सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है प्रोकैरियोट में, उनमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रायर टू फ्यूजन। वो मतलब पहले हम बाइनरी फ्यूजन कह सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड होते हैं ना, वो दो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करते हैं, वो फ्यूजन के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। वैसे बैक्टीरिया भी और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जैसे कि रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद वो रेप्लिकेट करता है आधा आधा और बस चला जाता है वो भी, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होती है। एस फेज, एस फेज के बाद हम आने वाले हैं, एस फेज के आने वाले हैं हम, इसमें आने वाले हैं G2। G2 में भी होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया था। तो कैसे होने वाला है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बाद G1 फेज कि जैसे ही इसमें भी डबल होगा, लेकिन आरिया डबल नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल होगा, प्लस यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन G1 फेज की तरह रहेगा। फिर इसके बाद और इसका भी इवेंट होता है कि ना, अब मैं आपको एक शानदार बात बता रहा हूँ। एस फेज और G2 फेज है ना, वो G1 फेज की तरह इसमें एक डिफरेंस है। G1 फेज होती है वो बाहर से एक्सटर्नल फूड पे डिपेंड करती है, तो वो हमारी पूरी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं है। और G2 फेज पूरी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है। तो जो G1 फेज है हमारी, वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं है, एक्सटर्नल फूड के ऊपर डिपेंड है, तो उसे मोस्ट मतलब कह सकते हैं कि बहुत अलग से मतलब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। तो फिर अब हम आते हैं टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो माइटोसिस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब मैं शुरू करने वाला हूँ माइटोसिस। एम फेज कहते हैं जिसे हम। एम फेज 5% हिस्सा है बस सेल साइकिल सेल डिवीजन का 5% हिस्सा इज माइटोसिस, ठीक है। उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या बढ़ने वाले हैं कि माइटोसिस है एनिमल्स में बस डिप्लॉइड की होती है, हैप्लॉइड की माइटोसिस एनिमल्स में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। स्पर्मेटोगोनिया जानते हैं आप सेल, जो कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं, वो उसकी स्पर्मेटोलोसिस होती है यानी मैच्योरेशन होती है, लेकिन मैच्योरेशन करके स्पर्म बनाते हैं। वहाँ पर मियोसिस माइटोसिस वहाँ नहीं होती, क्योंकि वो हैप्लॉइड है। एनिमल्स में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती है, और प्लांट में दोनों की होती है, हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो, दोनों की माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि दो मेनली वो होते हैं, क्या कहते हैं, दो डिवीजन बांट सकते हैं। माइटोसिस मतलब डिवीजन होता है। तो डिवीजन पहले हम बांटेंगे कैरियोकाइनेसिस, तो दूसरी हम बांटेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवाइड, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोसेस होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे तो प्लॉइडी पे असर आया था, कैसा आया था G1 S और G2 में हमारा प्लॉइडी पे असर आया था कि एस फेज में जब डीएनए डबल हुआ था तो भी उसकी प्लॉइडी, ह्यूमन की प्लॉइडी डिप्लॉइड होता है। ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं, है ना। आपको पता है कि हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, द पेयर्स, यहाँ पेयर्स बता रहे हैं कि हम डिप्लॉइड हैं। तो डिप्लॉइड हर एक सेल हमारा डिप्लॉइड है, इसलिए ह्यूमन डिप्लॉइड है। तो वहाँ पर डिप्लॉइड है ना, एस फेज के बाद भी अमाउंट डबल हुआ, यानी अगर हम मान ले कि 2C अमाउंट प्रेजेंट था G1 फेज में, तो G2 फेज में वो अमाउंट 4C हो गया। 4C होने के बाद जब एम फेज आएगी तो ये अमाउंट 4C से 2C हो जाएगा, लेकिन डिप्लॉइड ही है, ह्यूमन डिप्लॉइड ही रहेगा चाहे आप कुछ भी कर ले, इसलिए प्लॉइडी पे असर नहीं आएगा, अमाउंट पे असर आएगा। अब अमाउंट के बाद, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अमाउंट डबल होगा, हाफ होगा, तो जानते हैं आप माइटोसिस में अमाउंट हाफ होना है, कैसे होना है, यही डिवीजन के थ्रू, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। तो हम पर 4 पार्ट में बांट सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में हम क्या कहेंगे, प्रोफेज में क्या इवेंट होते हैं, लेट बिगन।
कि प्रोफेज में कौन से इवेंट होते हैं। प्रोफेज में न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लग गई है, ऑर्गेनल सारे मतलब गायब हो गए, ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट हो गए हैं मतलब। और उसके बाद हमारे जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होना चालू हो गए क्रोमोसोम बनाने के लिए। क्रोमोसोम पूरी तरह से दिखे नहीं है, अभी आप उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख पाओगे। लेकिन अगर आपको पूरी बेस्ट तरीके से क्रोमोसोम देखने हैं तो वो आपको अगली फेज में दिखेंगे, यानी कि मेटाफेज में। अब मेटाफेज में बता दूं कि क्रोमोसोम एकदम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, ये बेस्ट फेज है उसका साइज, नंबर और मॉर्फोलॉजी देखने का क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम्स में दिखे हैं तो अब क्रोमोसोम्स के साथ साथ आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि जो G2 फेज थी, याद है हमने बताया था वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा हुई थी। G2 फेज में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्यों ज़्यादा हुई थी? ताकि एस्टर्स बन सके। एस्टर्स क्या होता है, आपको पता है, जो दोनों तरफ सेल के दोनों पोल्स पे, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है ना जैसे अर्थ का, वैसे दोनों पोल्स पे एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एस्टर्स प्लस सेंट्रोमेयर मिला के एक चीज बनाते हैं, उसको कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस होता है, वहां से तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स आते हैं। ये मेटाफेज की बात है कि माइटोटिक एपरेटस से वो स्पिंडल फाइबर आते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन हमने बहुत ज्यादा करी थी G2 फेज में। अब वो एपरेटस, वो से जो स्पिंडल फाइबर आए वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके चिपक गए। काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्रोमोसोम से प्रेजेंट नहीं होता, ये होता स्पिंडल फाइबर पे, लेकिन जाके क्रोमोसोम पे सेंट्रोमेयर पे लग जाता है। सेंट्रोमेयर क्या है? जैसे क्रोमोसोम एक्स शेप होते हैं, जैसे कि आपको पता है एक्स शेप के बीच में जो बांध के रखती है वो चीज, वो सेंट्रोमेयर होती है। सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पे जो काइनेटिकोर पे आके चिपक गए सारे स्पिंडल फाइबर। और जो ह्यूमन की जो मतलब सेल है उसमें कुछ नजारा ऐसा है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच है। एक क्रोमोसोम को दो धागों ने, स्पिंडल फाइबर्स ने ऐसे बाइंड कर रखा है, ऐसे करके, और ऐसे तुम्हारे को लाइन में 23 पेयर देखने को मिलेंगे। अब आएगी एनाफेज। एनाफेज में आपको दिखेंगे, और हाँ, उस प्लेट को जो ऐसे करके प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना ना, इसे इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। अब एनाफेज में क्या होगा, ये जो है सेंट्रोमेयर से क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। अलग हो जाने के बाद ये जो अलग होंगे, अलग कुछ इस तरह से होंगे कि सेंट्रोमेयर के स्पिंडल फाइबर आगे और आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, ऐसा लगेगा खींच रहा है सेंट्रोमेयर को पकड़ के, और इसलिए उसकी जो क्रोमेटिन की आर्म है वो पीछे की ओर आ रही है। तो अब दो ऐसे कुछ गुच्छा इस तरफ और कुछ गुच्छा इस तरफ बन गया है, किस चीज का? सेंट्रोमेयर्स का स्पिंडल फाइबर्स के साथ ऊपर। और अब फाइनल स्टेज टीलोफेज। और इससे पहले लेकिन टीलोफेज में ये होता है कि अब दोनों तरफ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर 23 क्रोमेटिन, उधर 23 क्रोमेटिन। अब जाके क्रोमेटिन फाइबर डीकंडेंस होंगे और वहां पर जाके क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लौट आएगी, सारे ऑर्गेनल लौट आएंगे। टीलोफेज की कहानी है, मतलब इस पे उसके बाद आपको दिखेगा कि दो सेल बन गए हैं दोनों जगह, बस अब ये अलग नहीं हुए, एक ही जगह पर हैं। जैसे कि आपको पता है 24 घंटे लगते हैं ह्यूमन के सेल को डिवाइड होने में। अब 24 घंटे में से 95% टाइम तो इंटरफेज ले जाता है, 5% टाइम माइटोसिस और ये एम्फेज ले जाता है। अब फाइनल स्टेज में बताता हूँ, फाइनल स्टेज है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हो गया साइटोप्लाज्म अलग, यहाँ से भी उड़ेगा, यहाँ से भी। अब देखो साइटोकाइनेसिस दोनों में अलग अलग होती है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। प्लांट्स और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस अलग कुछ इस तरीके से होती है कि ये एनिमल्स में होती है फरो मेथड और प्लांट में होती है सेल प्लेट मेथड। फरो मेथड में ये होता है कि एक फरो आती है बाहर से मेम्ब्रेन के, मतलब पूरा हमने गोल बना दिया, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, यहाँ से फरो से आएगी कुछ इस तरीके से। और सेंट्रीपेटल हम इसे कहते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आई फरो और डीपन होती जाएगी, डीपन होती जाएगी, और फिर दोनों अलग हो जाएंगे, दो सेल बन गए। देखो दो सेल बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेल प्लेट मेथड में ये होता है कि बीच में हमारा मिडिल लैमेला बनता है कैल्शियम पैक्टेट का, जो कि गोल की बॉडी आके हमारे पास डिपॉजिट करवाता है कैल्शियम पैक्टेट का। क्योंकि हम यहाँ पर बीच से शुरू हुई, क्योंकि फरो बन ही नहीं सकती, सेल बोलना काफी हार्ड होती है, इसलिए बाहर से हम डीप हो ही नहीं सकती, तो बीच से तुम्हारे को उसे बीच से हमारे को करना पड़ेगा, बनाया और अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस कहलाते हैं। तो ये अंदर से बाहर जाएगी और दो सेल अलग हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक जैसे कैल्शियम पैक्टेट यहाँ पर था तो एक मेम्ब्रेन यहाँ भी बनेगी, एक मेम्ब्रेन यहाँ भी बनेगी, सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए, वरना इधर सेल वॉल नहीं रहेगी, इधर नहीं रहेगी, वो गड़बड़ हो जाएगा हम। तो बीच से आएगी और तुम्हारे को दो सेल दिखेंगे प्लांट में भी। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ गया है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ह्यूमन है, जो मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस ह्यूमन में नहीं होती है, मतलब ह्यूमन ही, एनिमल्स में बेसिकली माइटोसिस नहीं होती, हैप्लॉइड की, डिप्लॉइड की तो होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी, आपको मैंने एक्सेप्शन नहीं बताया, हनी बी, जैसे कि आप जानते हो उसमें हनी बी होता है, जो क्वीन होता है, क्वीन से हमारे पास
क्वीन डिप्लॉयड होती है, लेकिन ड्रोन होता है वो हैप्लॉयड होता है। क्वीन तो हमारे को मियोसिस से एग दे देगी जो कि हैप्लॉयड होगा, और हैप्लॉयड को फ्यूज करना पड़ेगा तुम्हारे को अगर फर्टिलाइजेशन करवानी है तो ड्रोन क्या करता है, वहाँ पर होती है ड्रोन हैप्लॉयड है, वहाँ पर ड्रोन हैप्लॉयड है, तो फिर वो पार्थिनोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस से, जो कि बेसिकली माइटोसिस ही है, उस प्रोसेस से बनाएगा तुम्हारे पास एक स्पर्म टाइप की चीज़ बनाएगा, और वहाँ से एग बनेगा, क्वीन का फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर तुम्हारे पास बन जाएगा जाइगोट, और फिर उसके बाद वो होता रहेगा। और एक और चीज़ बता दो, ड्रोन का ग्रैंडफादर होता है, फादर नहीं होता, और क्वीन की मदर नहीं है लेकिन ग्रैंड मदर है। इस चीज़ को हम और डिस्कस करेंगे जेनेटिक वाले वीडियो में, जो कि जल्दी आएगा आपके पास। तो अब टीलोफेज में मैंने आपको बता दिया है, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस भी बता दिया है, और इसी के साथ हमारी मियोसिस माइटोसिस की बात तो खत्म हुई, लेकिन आप सिग्निफिकेंस क्या है इस माइटोसिस का। माइटोसिस हमने क्यों ही करी हमारे हर सेल में, क्योंकि हर जगह मियोसिस तो बस वहीं होती है जब हमारे को फर्टिलाइजेशन करवानी होती है। हमारे मैक्सिमम पूरे शरीर में माइटोसिस होती है, कहाँ कहाँ, जैसे कि आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो माइटोसिस से रिपेयर होते हैं, क्योंकि एक जहाँ पर तुम्हारे को एक तरह के सेल बनाने पड़ेंगे वो माइटोसिस होने पड़ेंगे। हमारे को जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलता माइटोसिस में बिल्कुल भी, तो इसीलिए माइटोसिस हमारे हर सेल में एक जैसी होती है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, जैसे कि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का। क्रोमेटिन भी दो तरह का होता है। मैं आपसे पूछूं कि हमारी स्किन सेल क्या इंसुलिन बना सकती है? ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो स्किन सेल है वो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में है। हेटेरोक्रोमेटिन बेसिकली ये है कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गए हैं हमारे पास जो उस उधर के सेल है, मतलब वो चीज़ प्रोटीन नहीं बना रही है इंसुलिन की, तो वहाँ से इंसुलिन निकलेगा भी नहीं। तो आपको हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए वो होता है जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होगा, डार्क इन कलर होगा एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे हम और डिटेल में अपने जेनेटिक वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो आएगा मियोसिस का, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।